Hello students and welcome to our first chapter in geography, that's components of environment. तो इस चैप्टर में पहले तो हम लोग जानेंगे कि environment क्या होता है और उसके बाद इसके different components को भी हम देखेंगे. So let's start with the chapter. Now like our earth is a unique planet in the solar system. हमारा अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है. क्यों है ये? बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ. क्योंकि ये जो है जीवन को, लाइफ को सपोर्ट करता है. यहाँ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए सुटेबल कंडीशंस क्रिएट करता है. एंड व्हाई कैन अर्थ डू दैट? अर्थ जो है वो ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो वेल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशंस व्हिच मेक अप आवर एनवायरनमेंट. ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेवरेबल लिविंग कंडीशंस हैं जो कि हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करती हैं. ओके, नाउ वी सी लाइफ इन मेनी फॉर्म्स अराउंड अस. अपने चारों तरफ जीवन को जो है कई फॉर्म्स में देखते हैं. सो बेसिकली जब हम इस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो लाइक जैसे कि लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हमारे चारों तरफ कई ग्रुप में आपको लाइफ मिलेंगे, है कि नहीं? प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, ये भी लाइफ का फॉर्म है कि नहीं? बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, ये भी लाइफ का फॉर्म है. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी लाइफ का फॉर्म है, राइट? नाउ द अर्थ इज एबल टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स बिकॉज इट हैज अ फेवरेबल एनवायरनमेंट. अर्थ जो है वो सभी तरह के लाइफ फॉर्म को जो है मेंटेन करने में, सपोर्ट करने में सक्षम है क्योंकि इसके पास फेवरेबल कंडीशंस हैं. इसके पास जो है उसके लिए उचित एनवायरनमेंट है. ओके, क्या कैसे है ये उचित एनवायरनमेंट? सो वेल, सी द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन मौजूद है जो कि मोटा मोटी सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए जो है आवश्यक है. वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी भी धरती पर मौजूद है तो जो कि वो भी जो है धरती लाइफ के लिए एसेंशियल है. अब कुछ जो है ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कि एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो इनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वरना सबके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. Okay, now environment therefore refer to all the external conditions in which an organism lives. तो अगर environment को define करना हो तो हम कह सकते हैं कि बाहर का वो सारा माहौल जिसमें कि कोई organism रहता है वो उसका environment हो गया. तो अभी तक हमने क्या देखा है? that environment is essential for survival. कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए environment जो है वो essential है, बिल्कुल आवश्यक है. However, the conditions are not uniform everywhere on the earth. जो environmental condition जो होता है, environment जो होता है, वो धरती पर सब जगह एक जैसा नहीं है. धरती पर सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा होना, एक फॉर्म में होना. At some places it is hot, while at others it is cold. कुछ जगहों पर हमारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो है वो हॉट है, कुछ जगह पर कोल्ड है. The landform, soil and other conditions also differ from place to place. चाहे landform हो, mountain, plateau, plain, etc. या फिर soil का type हो या फिर जो है कह सकते हैं कि rain या humidity का level हो, ये सब जो है जगह जगह पे बदलता रहता है. Now different organisms live and thrive in different places because they are made in such a way that they can live under those conditions. तो अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वहां पर खूब फलते फूलते हैं, थ्राइव करते हैं क्योंकि वो इस तरीके से बने हुए हैं जो कि उन कंडीशंस में रहने के लिए सुटेबल है. ओके, नाउ दे आर द नेटिव्स ऑफ दैट रीजन एंड हैव अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स. तो ये जो जीव होंगे वो उस रीजन के नेटिव्स कहलाएंगे. नेटिव्स मतलब जो स्थानीय हो, और उन्होंने जो है अपने आप को उन सराउंडिंग्स के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ढाल लिया है. अब पता है कि वर्ड एनवायरनमेंट जो है ये फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आता है. इसका मतलब होता है नेबरहुड, आस पड़ोस. तो लिटरल वर्ड है ये.
तो चलिए इतना तो हम लोग समझ गए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, और हम ये भी समझ गए कि कैसे अर्थ का जो यूनिक एनवायरनमेंट है वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से सुटेबल है। अब जो लगे हाथ हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को भी देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। Now, geography deals with the interrelationship between living organisms and the environment. ज्योग्राफी जो है वो जो सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन्वायरमेंट, दोनों के बीच के इंटर रिलेशनशिप को जो है ज्योग्राफी स्टडी करता है, उसके साथ डील करता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी जो है वो इन्वायरमेंट के विभिन्न कंपोनेंट्स को भी जो है रेफर करता है। Now, on the basis of origin, it is broadly classified into two groups. तो origin के बेसिस पर जो है environment को दो ग्रुप में बांटा गया है, natural environment and man-made environment। तो समझ ही गए होंगे, जो नेचर ने दिया है environment, और environment का वो हिस्सा जो कि हम इंसानों ने बनाया है। Now, the natural elements like mountains, rivers, animals, vegetations, etc. are created by nature, right? ये सब चीज तो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं ना। सो दे फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फिर फर्दर दो कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स ये सब आते हैं, और फिर अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब इसमें आता है। दूसरी तरफ मैन मेड जो है एनवायरनमेंट, तो जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, सेटलमेंट्स, वही घर आंगन वगैरह सब, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो है इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। सो दे फॉर्म द मैन मेड एनवायरनमेंट। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, ये मैन मेड एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। जैसा कि हमने क्या देखा, दैट एनवायरनमेंट हैज टू, because based on origin, environment can be divided into natural environment and man-made environment। नेचुरल एनवायरनमेंट को दो हिस्से में बांट सकते हैं फिर हम, बायोटिक एंड अबायोटिक, और फिर जो है हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट हो गया। Now remember, like biotic and abiotic, both components are dynamic in nature। ये दोनों कंपोनेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और समय के साथ चेंज भी हो जाते हैं। वो इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। और अगर अबायोटिक कंपोनेंट में कोई चेंज होता है तो बायोटिक कंपोनेंट में भी चेंज हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर प्लांट जो है वो अगर सर्गल के सॉइल में मिलेगा तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर बायोटिक ने जो है अबायोटिक को इम्पैक्ट कर दिया, चेंज कर दिया। और अगर सॉइल जो है वो अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज की वजह से पॉल्यूटेड हो गया और बंजर हो गया, तो फिर जो है उसमें जो है कोई प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर जो है अब बायोटिक ने बायोटिक को इन्फ्लुएंस कर दिया ना। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और इसमें कि हमने फर्दर देखा दैट इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड। तो हम लोग जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हैं फिर। Land, air, water, plants and animals, all these are components of natural environment। ये सभी जो है natural environment के part हैं, हिस्सा है। Now you are already familiar with the four major domains of the earth। आप लोग जो है पिछले क्लास में ऑलरेडी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के चार मेजर डोमेन्स से जो है परिचित हो चुके होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ओके, तो हम लोग जो है एक बार लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इसके नॉलेज को एक बार थोड़ा सा क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम लिथोस्फीयर की। इट इज द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का जो है सबसे बाहर वाला क्रस्ट है, ये सॉलिड वाला पार्ट है। इट इंक्लूड्स क्रस्ट, इसमें जो है क्रस्ट आता है, और इसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा जो है वो इसमें आता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर जो है वो मोटा मोटी 100 किलोमीटर मोटा होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो है रॉक और मिनरल से बना होता है, और इसके अलावा जो है इसके ऊपर सॉइल का एक पतला सा लेयर मौजूद होता है। द रॉकी एंड इरेगुलर लैंडफॉर्म्स एक्सटेंड ओवर बोथ द कंटिनेंट्स एज वेल एज ओशन बेसिन्स।
तो ये जो पथरीला इरेगुलर लैंडफॉर्म होता है, ये कॉन्टिनेंट से लेके ओशन बेसिन तक पूरा फैला होता है। तो लिथोस्फीयर जो है, इसमें आपको कई तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। लिथो का मतलब ही होता है पत्थर, तो आप समझते हैं पत्थर वाला स्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है, इसमें आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगे। और लिथोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये जो है हमें जंगल और घास के मैदान देता है मवेशी वगैरह चराने के लिए, खेती-बाड़ी और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी लैंड प्रोवाइड करता है। एंड लिथोस्फीयर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ये जो है मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज का भी एक महत्वपूर्ण जो है सोर्स है। इसके बाद आती है बारी हाइड्रोस्फीयर की। Now hydrosphere refers to the water present on the earth's surface. धरती के सतह पर जो पानी मौजूद है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो refers to water. The oceans, seas, rivers, bays, lakes, all these form this domain of the earth. All these form the hydrosphere. Okay? चाहे महासागर हो, सागर हो, नदी हो, है ना, खाड़ी हो, झील हो, सब जो है अर्थ का हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करते हैं। वाटर इज ऑल्सो फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर। ये पानी जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे भी मिलता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। नाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। पानी जो है वो हर एक सजीव चीज के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एसेंशियल है, यानी कि आवश्यक है। वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। पानी जो है धरती पर 3 कंडीशन में आपको मिल सकता है। सॉलिड स्टेट में, जब ये आइस के फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में, जब ये वाटर के फॉर्म में होगा, और गैस, जब ये वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। एंड वी गेट फ्रेश वाटर थ्रू द वाटर साइकिल। और हम लोग वाटर साइकिल के थ्रू जो है फ्रेश वाटर जो है वो प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो मोटा मोटी धरती के चारों तरफ जो हवा का जो कंबल है, हवा का जो खोला है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसी की वजह से ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ के साथ जो है बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेस इंक्लूडिंग लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर जो है वो जीवन देने वाले कई गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जहां हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्लांट जो है वो फूड बनाएंगे, और प्लांट जो फूड बनाएंगे उसी पर ना सारे के सारे जीव डिपेंड करेंगे। तो इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों लाइफ गिविंग गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में जो है डस्ट और वाटर वेपर भी मौजूद होता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर जो है वो हमें खतरनाक किरणों और सूरज की जलाने वाली गर्मी से भी जो है बचाता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है दिन और रात में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। मौसम में और जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। Now remember, like we are going to talk about all these domains in detail in later chapters. तो अभी जो है बस हम लोग अपने previous knowledge को जो है refresh कर रहे हैं। Now where all these 3 domains interact, okay, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, जहां पर ये सब आपस में interact करते हैं, वहां पर बनता है बायोस्फीयर, क्योंकि वही जगह जो है, वही स्पेस जो है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। okay? So biosphere is the narrow zone of the earth where land, water and air meet and interact with each other. तो ये जो है एक बड़ा ही नैरो जोन है अर्थ का, जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दिस स्फीयर सपोर्ट्स लाइफ। तो ये जो स्फीयर है, जहां पर कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आपस में मिलते हैं, तो वो स्फीयर जो है लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे बायोस्फीयर कहते हैं। It comprises the plant and animal kingdoms. तो जितने भी plants और animals हैं, सब जो है इस biosphere में मिलेंगे। The biosphere may be small in size, but it has almost 50 lakh different types of species living in it.
बायोस्फीयर जो है वो आपको छोटा सा लगे, लेकिन लगभग 15 लाख डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पीसीज जो है वो इसमें रहते हैं. It provides nutrients and resources to all the living organisms. Hence, it is very important for us. ये जितने भी सजीव होते हैं उनको जो है ये न्यूट्रिएंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. Now, since we have been talking about all these things, just remember कि अर्थ डे जो है वो पूरी दुनिया में जो है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके और ये डे जो है बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. So well students, we will take a break here. In the next session we will talk about ecosystem, okay, and then we will also like talk about human environment and everything. So let's end our session here. Thank you.